मैं चलेगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईवीएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इसमें हमारी उत्तराखंड की जनरल स्टडी की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने ऐतिहासिक काल में कुमाऊं का चंद्रवंश पढ़ा था। तो कुमाऊं का चंद्रवंश जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक राजवंश है। 700 से लगभग 1790 तक जो हमने इसका टाइम पीरियड देखा, तब तक का ये वंश। तो कुमाऊं के चंद्रवंश पे हम चर्चा करते हैं। कुमाऊं का चंद्रवंश। इसमें हमने काफी राजाओं के बारे में चर्चा कर ली थी, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं उनके बारे में हल्का। पहले हमने पढ़ा था सोमचंद। सोमचंद सोमचंद के बाद पढ़ा था इंद्रचंद, फिर पढ़ा था वीणा चंद, फिर उसके बाद पढ़ा था वीर चंद, फिर वीर चंद के बाद हम आए थे, हमने पढ़ा था त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद के बाद हमने पढ़ा था अभय चंद। अभय चंद के बाद हमने पढ़ा था ज्ञान चंद। फिर ज्ञान चंद के बाद हमने पढ़ा था उद्यान चंद। उद्यान चंद के बाद हमने पढ़ा था विक्रम चंद। विक्रम चंद। तो हमने इन राजाओं पे थोड़ा बहुत जो चर्चा की थी कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की, उसके बाद इंद्रचंद रेशम कारखाना खोला और कपड़े रंगने की प्रथा, पट रंग वाली प्रथा शुरू की। फिर वीणाचंद भोग विलासी राजा, कुमाऊं में चंद्रवंश का पतन हुआ, फिर पुनर्स्थापना की वीर चंद ने। वीर चंद के बाद त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद के समय में हमने देखा कि राज्य विस्तार की जो सीमा थी, राज्य विस्तार करने का इन्होंने सोच लिया था, मतलब राज्य विस्तार प्रारंभ कर लिया था। त्रिलोक चंद ने हमने पढ़ा कि छकाता परगना, छकाता परगना, छकाता परगना जो है उसको अपने में मिला है, ये नैनीताल में पड़ता है, और भीमताल में एक किले का निर्माण किया। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? त्रिलोक चंद के बारे में। उसके बाद अभय चंद। अभय चंद हमने पढ़ा कि मादली नामक एक स्थान था, वहां पे एक शिलालेख, नौलेख पर इसने एक लेख लिखवाया और बोला कि पुत्र प्राप्ति की उपलक्ष्य में इसने ये लेख लिखवाया था। वो हमने अभय चंद के बारे में पढ़ा, और एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की, ये हमने पढ़ा। उसमें ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बारे में हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत पर जब फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था, तो उस समय तराई वाले एरिया में, जो हम ये एरिया माने, ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर, जो बीच वाला एरिया है, वहां पर इस यहाँ के स्थानीय लोगों ने शासन कर लिया। ये चीज हमने पढ़ा। तो शासन कर लिया, तो जो ज्ञानचंद थे वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए और बोला कि भाई मुझे ये एरिया वापस दिला दो। ये चीजें हमने पढ़ी, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को ये चीजें वापस दी। ये हमने सब कल पढ़ा। और उसके बाद गरुड़ की उपाधि भी फिरोज शाह तुगलक ने दी। इन चीजों पे हमने चर्चा की। उसके बाद ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का एक हमने वीरवान सेनापति नीलू कठायत के बारे में पढ़ा था कि नीलू कठायत जो था उसने ज्ञानचंद की बहुत मदद की। एक नाम आता है जस्सा कमलेखी। जस्सा जो कमलेखी था, इसने क्या किया कि गरुड़ ज्ञानचंद्र और ये नीलू कठायत के बीच में विवाद उत्पन्न कर दिया। विवाद उत्पन्न किया, तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था उसने नीलू कठायत के दो बेटों का नाम मिलता है सुजू और वीरू, उनकी आंखें निकलवा दी। ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब आया उद्यान चंद, तो उद्यान चंद को बुरा लगा कि नीलू कठायत एक अच्छा सेनापति था, उसके बेटों के साथ ये हुआ, नीलू कठायत के साथ ये हुआ, तो ये चीजें उसको अच्छी नहीं लगी। तो उसने हमने देखा कि अनेक नौलों और मंदिरों का निर्माण किया, और इसी क्रम में एक बालेश्वर का सबसे चंपावत में फेमस मंदिर है बालेश्वर मंदिर, उसका निर्माण माना जाता है उद्यान चंद ने किया। उद्यान चंद के बाद जो शासक आता है विक्रम चंद। माना जाता है कि विक्रम चंद ने जो बालेश्वर मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया। ये चीजें हमने पिछली वाली क्लास में सारी पढ़ ली थी। अब विक्रम चंद के बाद जो चंद्रवंश का एक अगला शासक आता है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। वो है भारती चंद। भारती चंद। भारती चंद अपने आप में एक इम्पोर्टेंट राजा माना जाता है, क्योंकि इसने कुछ कार्य किए। अभी हम देखें, ये हमारा थोड़ा मैप के हिसाब से देख लेते हैं।
तो ये वाला एरिया हमारा हो गया चंपावत और ये वाला एरिया हो गया पिथौरागढ़। यहाँ सीरा और सूर कुछ एरिया थे। तो जो भारतीय चंद था, एक शब्द मिलता है मांडलिक। मांडलिक जो शब्द मिलता है, मांडलिक उसे बोलते हैं जो दूसरे राजाओं के अधीन रहते हैं, मतलब दूसरे राजाओं को टैक्स देते हैं। जैसे हम अभी प्रेजेंट इंडिया की हिस्ट्री से देखें, सपोज दैट यहाँ कोई वंश चल रहा है, जैसे यहाँ चंद वंश चल रहा है और वहाँ तुगलक वंश चल रहा है, या हम मान के चले यहाँ जो वो है ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, कुछ भी हम मान के चले कि देश में कुछ भी वंश चल रहा है, तो उस वंश के जो ये छोटे राजा हैं, ये राजाओं को टैक्स देते थे कि भाई आप हम पे आक्रमण न करें, वो न करें, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमारी मदद करें। तो इस चक्कर में कुछ ये इनको टैक्स देती थी। तो अभी एक शब्द मिलता है मांडलिक। मांडलिक जो शब्द मिलता है, इसका मतलब ये था कि इससे पहले चंद वंश में जो राजा थे वो क्या करते थे, डोंडी का कोई शासक था। डोंडी जो एरिया मान के चले हम, नेपाल वाला एरिया हम डोंडी को बोलते हैं। तो जो डोंडी वाला एरिया था, ये नेपाल वाला एरिया, यहाँ कुछ शासक जो रहते थे वो यहाँ उनका शासन था। तो सीरा और सोर जो ये वाला एरिया होगा, इसी के एरिया में आगे ये डोंडी था। डोंडी नेपाल वाला एरिया। तो यहाँ पे इस समय एक शासक कौन था, जयमल। जयमल इस समय भारतीय चंद के समय। तो भारतीय चंद ने क्या किया कि सबसे पहले, इससे पहले जो सारे राजा ये थे, इनको मांडलिक राजा बुलाया गया। मांडलिक मतलब ये इनको जो डोंडी के राजा थे उसको टैक्स देते थे, तो ये मांडलिक राजा में आते हैं। अब इसके बाद जो भारतीय चंद, इसने सबसे पहले क्या किया कि डोंडी नेपाल को टैक्स देना इसने मना किया। सबसे पहले इसने बोला कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देना इसने बंद किया। और इसने सोचा कि मैं क्यों ना डोंडी नेपाल पे आक्रमण करूं। तो भारतीय चंद प्रश्न आता है कि पहला शासक जिसने डोंडी पर आक्रमण किया माना जाता है भारतीय चंद। पहला शासक जिसने डोंडी की अधीनता स्वीकार नहीं की, टैक्स देना बंद किया, वो भी माना जाता है भारतीय चंद। अब भारतीय चंद ने जब अपने ये डोंडी पर आक्रमण करने की सोची, तो कुछ रणनीति बनाई होगी, कुछ बना कैसे युद्ध करना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो कुछ रणनीति होती है। सीधे ही हम डोंडी जो यहाँ के शासक रहते थे, इनको मल्ल बोलते थे और ये बड़े शक्तिशाली और खतरनाक होते थे। मान के चले नेपाल, आजकल वो भी गोरखा वाले नेपाल वाले एरिया में जो हमारी गोरखा रेजिमेंट, वो भी सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो अब ये भारतीय चंद ने सोचा कि अब मैं वहां टैक्स तो देने से मना कर दिया, सोचा यहाँ आक्रमण करता हूँ। तो अब हम इसके आक्रमण की रणनीति को थोड़ा देखते हैं। भारतीय चंद तो इसने जो डोंडी वाला एरिया था उस पे इसने आक्रमण करने की सोची। तो इसने क्या किया कि अब कुछ पहले इसने यहाँ चंपावत वाला एरिया, ये रह गया पिथौरागढ़ वाला एरिया, तो यहाँ आक्रमण करना था। तो कुछ किया, इसका पहला पड़ाव माना जाता है, पहला पड़ाव। लेकिन सीधे तो डोंडी नेपाल जाके आक्रमण करेगा नहीं, रुक रुक के जाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। तो वही पहला पड़ाव इसका माना जाता है देव सिंह दानू मैदान। तो इसका पहला पड़ाव जो माना जाता है वो माना जाता है देव सिंह दानू मैदान। देव सिंह दानू मैदान। तो इसके नाम ही से लग रहा है कि मैदान है जहां पे इन्होंने कैंप लगाए होंगे, जहां पे खाने पीने की व्यवस्था की होगी, जहां से इन्होंने आगे की रणनीति बनाई होगी। तो ये देव सिंह जो दानू मैदान था, भारतीय चंद का पहला पड़ाव माना जाता है। धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ा पिथौरागढ़ वाले एरिया में। तो पहला पड़ाव इसने कौन बनाया, देव सिंह दानू मैदान। तो इसका एक सबूत मिलता है, यहाँ पर एक कटकू नौला है, कटकू नौला। नौला मतलब पोखर, तालाब जहां हम पानी पीते हैं। तो ये इसकी सबूत, इसकी गवाही देता है कि हाँ भाई जो भारतीय चंद था वो यहाँ आया था, यहाँ पे उसके सैनिक रुके थे और ये भारतीय चंद ने यहाँ कटकू नौले का निर्माण किया था पानी के लिए, खाना खुना, कपड़े कुपड़े धोने, जो भी एक वो होगा उसके लिए पानी तो सबसे जरूरी होता है। तो इसलिए इन्होंने एक कटकू नौले का निर्माण किया पानी के लिए, और ये इसका सबूत देता है कि देव सिंह दानू मैदान पहला पड़ाव। अब इसका दूसरा पड़ाव था, दूसरा पड़ाव आता बाली चौड़ में। बाली चौड़, बाली चौड़ एरिया है, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो दूसरा पड़ाव माना जाता है बाली चौड़ नामक स्थान पे। और इससे कुछ दूरी पर एक जगह थी बड़तिया कोट। बड़तिया कोट, बड़तिया कोट को जो भारतीय चंद था उसने अपना निवास स्थान चुना। बाली चौड़ में दूसरा पड़ाव, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से थोड़ा ऐसे ऊपर बढ़ा। तो ये हम मान के चले
ये हम मान के चले, ये पहला पड़ाव, ये यहाँ मान के चले दूसरा पड़ाव। ये हमने देखा कि देव सिंह दानू मैदान, देव सिंह दानू मैदान, और ये बड़तिया कोट। तो जो माना जाता है कि भारतीय जनता पहला देव सिंह दानू मैदान को पहला पड़ाव बनाया, दूसरा उसने बनाया ये बाली चौड़ नामक जगह को। तो बाली चौड़ से थोड़ी दूर पे अपना निवास स्थान बड़तिया कोट को अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया। और अभी इसके इस टाइम के लिए डोंडी को जीतने के लिए डोंडी माना जाता है कि 1451 के लगभग जो भारतीय जनता उसको डोंडी विजय मिली, मतलब डोंडी भारतीय चंद ने जीता 1451 में। तो माना जाता है कि 12 वर्षों तक इसने डोंडी को घेरे रखा। ऐसा नहीं कि सुबह चला शाम को डोंडी जीत के वापस आ गया, ऐसा नहीं, 12 साल, पूरे 12 साल तक डोंडी को घेरे रखा। और तब जाके 1451 में इसने विजय प्राप्त मिली। तो डोंडी विजय बोला जाता है कब मिली? 1451 में। 1451 में इनका एक हुड़ेती ताम्रपत्र माना जाता है। पूछा जाएगा हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो वो भी भारतीय चंद से है। तो जब 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया कि डोंडी को घेरे रखा, किसने? भारतीय चंद ने। तो माना जाता है कि इसके जो सैनिक थे, इसके सैनिक और जो यहाँ की स्थानीय महिला थी उनके साथ कुछ संबंध बन गई, स्थानीय महिला। तो अब इतने दूर रहेंगे, 12 वर्षों तक रहेंगे, तो हम यहाँ 2 दिन में देहरादून आते हैं तो लड़के अपनी सेटिंग कर देते हैं। तो ये लगाओ ये 12 महीनों तक, 12 वर्षों तक इसने डोंडी को घेरे रखा। तो 12 वर्षों तक डोंडी को घेरे रखा, तो इसके जो सैनिक थे उनके वहाँ की जो लोकल महिलाएं थी उनके साथ संबंध हो गए और इनसे कुछ संतानें पैदा हो गई। तो उनको बोला गया नायक जाति, नायक इनको नाम दिया गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनको नायक जाति दिया गया, किनको? जो महिलाओं के साथ संबंध है नायक। फिर आगे हमारे जो अंग्रेज सरकार उन्होंने नायक सुधार रक्षा कानून, नायक बालिका सुरक्षा कानून, बहुत से कानून बनाए, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो भारतीय चंद से हमने इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो नेपाल डोंडी था उसको कर देना बंद किया, मना किया। उसके बाद डोंडी पर इन्होंने आक्रमण करने की सोची और 12 वर्षों तक डोंडी को घेरे रखा। तो बोला जाता है कि 12 वर्षों जब डोंडी को घेरे रखा, तो 12 वर्ष के बाद इनके जो सैनिक थे उनके वहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ संबंध हुए, उनसे कुछ संतानें पैदा हुई। तो उन संतानों को बोला गया नायक जाति, मतलब नायक बोला गया। तो नायक जाति, उन नायक जो उनके था उनको नाम मिला नायक। तो इनको बड़े बेकार तरीके से देखते थे, हमारे जो समाज में इनको अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था। फिर उसके बाद अंग्रेज सरकार जो आई उन्होंने अधिक कानून बनाए, वो हम आगे देख लेंगे। तो भारतीय संघ से पहला पड़ाव जो उन्होंने देव सिंह दानू मैदान को बनाया, उसका साक्ष्य मिलता है वहां स्थित कटपुनोगा। दूसरा उन्होंने बनाया बाली चौड़ और बड़तिया कोट को अपना निवास स्थान सुना। ये चीजें हमने देखा। भारतीय चंद पहला शासक था जिसने डोंडी पर आक्रमण किया, डोंडी को टैक्स देने से मना किया, और उस समय डोंडी का शासक था जयमल। तो भारतीय चंद के बारे में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक स्त्री का नाम आता है भाग्या धोन्यान, भाग्या धोन्यान ऐसा इनका नाम है। तो इनके साथ कुछ द्वंद्व, कुछ मुंह से मतलब जो युद्ध हुआ, बोल चाल वाला हुआ, तो द्वंद्व युद्ध के बाद एक चर्चा होती है हमारे हिस्ट्री में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम देखते हैं जो भी हमने देखा। तो हमने पढ़ा सोमचंद हो गया, ये होगा। उसके बाद था भारतीय चंद, विक्रमचंद, विक्रमचंद के बाद हमने पढ़ा भारतीय चंद, भारतीय चंद। तो भारतीय चंद के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद करने होंगे। इसके बाद जो भारतीय चंद के बाद जो अगला शासक बना वो माना जाता है रतन चंद, रतन चंद। और रतन चंद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। रतन चंद के बारे में मिलती है कि इसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया। तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? तो वो किया रतन चंद ने, पहला भू बंदोबस्त। तो रतन चंद पहला भू बंदोबस्त, तो इन्होंने पहला भू बंदोबस्त किया कुमाऊं में, चंपावत वाले एरिया में। भू बंदोबस्त मतलब भूमि का निर्धारण करना, कहाँ से किसकी जमीन है, कहाँ तक किसकी जमीन है, कौन भूमि बंजर है, कौन भूमि उपजाऊ है। बंदोबस्त का मतलब यही होता है। और बोला जाता है इसका जो बंदोबस्त अधिकारी था उसका नाम था जैंदा किरार, जैंदा किरार। तो पहला भूमि बंदोबस्त किया किसने? हमारे जो रतन चंद थे, इन्होंने
कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया और इनका भूमि बंदोबस्त अधिकारी था जैंदा किरात। तो रतन चंद के बारे में ये मिलता है। और एक मिलता है इन्होंने कि जागेश्वर जो अल्मोड़ा है वहाँ एक धर्मशाला का निर्माण किया। तो पूछा जाएगा जागेश्वर अल्मोड़ा में धर्मशाला का निर्माण किसने किया, तो रतन चंद ने जागेश्वर में एक धर्मशाला का निर्माण किया, एक धर्मशाला। तो अभी हमने आज के जो दो राजा देखे, एक भारती चंद, एक रतन चंद। भारती चंद के बारे में जो हमने पढ़ा अभी कि डोंडी को टैक्स देना मना किया, डोंडी पर आक्रमण किया, 12 वर्षों तक डोंडी को घेरे रखा, ये सब पहला बाली चोर जो हमने उसके जो देखे निवास स्थान देखे, जो उसके पड़ाव देखे, वो सारे भारती चंद। उसके बाद आता रतन चंद। रतन चंद के बारे में हमने देखा कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया और भूमि बंदोबस्त अधिकारी जो इनका था वो था जैंदा किरात। ये चीजें हमने रतन चंद के बारे में पढ़ी। रतन चंद के बाद जो अगला शासक आता है यहाँ का कीर्ति चंद। तो कीर्ति चंद के बारे में थोड़ा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद, तो कीर्ति चंद जो राजा माना जाता है, इसके बारे में माना जाता है कि साम्राज्य विस्तारक राजा था। इसको जो अपना साम्राज्य फैलाना था वो बहुत अच्छा लगता था। पहले ही जैसे हमने पढ़ा कि जो त्रिलोक चंद था, त्रिलोक चंद ने छकाता परगना नैनीताल को अपने में मिलाया। उसके बाद हमने धीरे पहले सोमचंद ने हमें वो रावत राजा दौड़कूट के उसको हराया। फिर अब ये कीर्ति चंद, तो इसने क्या किया कि इसने बोला कि जितना हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे, साम्राज्य विस्तारकवादी था, तो इसने धीरे धीरे सब जगहों को अपने अधिकार में करना इन्होंने चालू किया। तो माना जाता है कि इसने खगमराकोट, बिसोदकोट, खगमराकोट, बिसोदकोट, ये कुछ जगह है, इसने इसको अपने में मिलाया, मतलब अपने साम्राज्य को जितना विस्तार करना चाहता था इसने किया। अब इसके बाद इसके समय गढ़वाल का एक राजा था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ भाई साहब है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद यहाँ हमारे हैं गढ़वाल में अजय पाल। अजय पाल, तो दोनों ही थे। अजय पाल के बारे में भी हमने पढ़ा कि 52 गढ़ों को जीता, प्रतापी शासक था, 52 गढ़ों का एकीकरण किया। तो अब यहाँ कीर्ति चंद, ये हमारे एक गढ़वाल और ये हमारे के चले कुमाऊं। तो ये भी साम्राज्य विस्तारक था, ये भी साम्राज्य विस्तारक था। माना जाता है कि इनके बीच कुछ साधु थे, कुछ सिद्ध लोग थे, उन्होंने इनकी मदद की। तो इनके साथ था नागनाथ सिद्ध जो था, इन्होंने कीर्ति चंद की जो भी मदद की, आगे साम्राज्य विस्तार करने, बोला कि इन्हीं को पूछ के ये सारे काम करते थे, यही साम्राज्य विस्तार करने में इनके साथ थे। और अजय पाल के साथ माना जाता है सत्यनाथ भैरव। सत्यनाथ भैरव, तो ये दोनों ही जो थे साम्राज्य विस्तारक थे। 52 गढ़ों को एकीकरण किया, 52 गढ़ों का गढ़पति अजय पाल कहलाया। इसने चुनारपुर, बिसोदपुर को जीता। और आगे जब ये ऐसे गढ़वाल की सीमा पे आ रहा था, तो माना जाता है कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। 1491 के समथिंग वो युद्ध माना जाता है कि 1491 में कीर्ति चंद और अजय पाल के बीच युद्ध हुआ। कीर्ति चंद और अजय पाल, तो माना जाता है कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इन जो ये युद्ध हुआ इसमें संधि हुई। संधि, ये जो नागनाथ सिद्ध जी थे और यहाँ जो थे सत्यनाथ भैरव जी, तो इन दोनों ने इनकी संधि करा दी। युद्ध हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं, पर बोला जाता है कि 1491 में युद्ध हुआ और संधि हुई। और ये बीच वाला एरिया, देवघाट वाला एरिया, ये अल्मोड़ा देवघाट जो एरिया था उसको अपनी सीमा बताई, सीमा का निर्धारण किया देवघाट। देवघाट जो अल्मोड़ा में 18 अगस्त 1942 हमने पढ़ा है, देवघाट गोलीकांड, वही वाला देवघाट। तो देवघाट को कीर्ति चंद और अजय पाल ने युद्ध की। जब उनकी युद्ध शांति हुआ, तो उस बीच इन्होंने देवघाट जो अल्मोड़ा था उसको अपना जो सीमा रेखा का निर्धारण किया कि बोला भाई ये आपकी सीमा है, ये मेरी सीमा है, ना हम इससे आगे बढ़ेंगे ना आप आगे बढ़ेंगे। तो कीर्ति चंद हो गया, अजय पाल के बीच जो ये थे, ये चीजें हमने पढ़ी। और कीर्ति चंद के बाद आता है मानिक चंद। इसके बारे में भी कुछ ज्यादा साक्ष्य मिलता नहीं है। मानिक चंद के बारे में ज्यादा हमें जानकारी मिलती नहीं है, बस चंद वंश में एक राजा था, तो इसी क्रम में हम इसके बारे में वो करते हैं। इसके बाद एक राजा आता है भीष्म चंद। ये इंपॉर्टेंट राजा है भीष्म चंद।
तो भीष्मचंद्र जब चंद्रवंश का शासक बना, पहले माना जाता है इसमें इसने एक खगमरा कोट मतलब खगमरा के किले, कोट मतलब दुर्ग या किला, खगमरा किले का इसने निर्माण किया। और कहाँ किया? अल्मोड़ा में। तो सबसे पहले इसके समय जो था डोंडी में विद्रोह हुआ, जो डोंडी जो भारतीय चंद ने जीता था, तो डोंडी में जो विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए इसने अपने पुत्र कल्याण चंद को भेजा। कल्याण चंद, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आते हैं कि इसके समय डोंडी में विद्रोह हुआ, किसको भेजा? कल्याण चंद को भेजा। किसने भेजा? भीष्मचंद ने। और ये जो भीष्मचंद था इसने अल्मोड़ा में खगमरा कोट, खगमरा किले का निर्माण किया। माना जाता है कि ये यहाँ राजधानी जो चंपावत थी वहां से राजधानी यहाँ ले जाने वाला था, पर बीच में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका जो बेटा आया कल्याण चंद, वो वहां राजधानी ले गया। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा कि चंपावत पे अगर पूछा जाएगा, चंपावत पे अंतिम शासन करने वाला राजा, तो ये माना जाता है भीष्मचंद, क्योंकि चंपावत के बाद जो इनकी राजधानी थी वो पहुंच गई थी अल्मोड़ा। ये चंपावत हो गया और चंपावत के बाद ये वाला अल्मोड़ा वाला एरिया। तो इस एरिया में अल्मोड़ा में जो खगमरा कोट का निर्माण किया वो किया भीष्मचंद ने, और वहां राजधानी ले गया। ले तो कल्याण चंद गया, पर बोला जाता है कि इन्होंने सोचा था, भीष्मचंद ने सोचा था वहां राजधानी ले जाने की। तो भीष्मचंद के बारे में इतना ही आता है कि जो अंतिम राजा था जिसने चंपावत में शासन किया चंद्रवंश का, तो वो माना जाता है भीष्मचंद, क्योंकि इसके बाद इनकी जो राजधानी थी वो पहुंच गई थी अल्मोड़ा। तो भीष्मचंद के बारे में इतना ही हमें जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था भारती चंद ने जब यहाँ डोंडी पर वो किया तो डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। तो पूछा जाता है कि डुंगरा बसेड़ा किसका सामंत था? तो ये भारती चंद का था। तो उसके बाद बोला जाता है कि मदन बसेड़ा और जो 2-3 वो थे उन्होंने इनको अपना सामंत बनाया। तो आज की क्लास में जो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको थोड़ा रिकॉल करते हैं। कुमाऊं में उसके बाद हमने आज जो था वो पढ़ा भारती चंद के बारे में। तो भारती चंद के बारे में हमने पढ़ा कि इसने डोंडी पर जो आक्रमण किया 1451 में डोंडी विजय हुई, 12 वर्षों तक घेरे रखा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रतन चंद ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया। रतन चंद के बाद हमने देखा कि जो अगला जो इम्पोर्टेंट शासन आया वो माना जाता है हमारा भीष्मचंद के बारे में ये कि इसने अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तन करने की सोची, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा ले गया, अल्मोड़ा में खगमरा कोट का एक निर्माण किया। तो ये चीजें हमने पढ़ी भीष्मचंद के बारे में। भीष्मचंद के बाद आता है कल्याण चंद। इसी एरिया में जो सीरा और शोर वाली कहानी है वो इसके बाद से शुरू होती है। कल्याण चंद फिर रुद्रचंद, इस टाइम से जो सीरा और शोर को उन्होंने अपने उस राज्य में मिलाने की सोची, वो इसके बाद से ये स्टोरी शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। कल हम कल्याण चंद के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।